वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी और जो आज का हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो है विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ एंड डोमेस्टिक वायलेंस जो है। सो डिस्क्लेमर मैं देता जाऊं कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। मैं यहाँ पे आपके साथ कोई लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अगर आपका कोई इस तरह के इश्यूज हों तो गो टू सी एनी लॉयर, जहाँ पे भी आप जाना चाहें, अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चलें। और उसकी वजह क्या होती है कि हर शख्स के जो है उसके अपने पर्सनल सर्कमस्टांसिस होते हैं और हर केस जो है वो दूसरे से ऑलवेज जो है वो डिफरेंट होता है। सो नंबर एक तो ये है कि मे बी इस वीडियो के थंबनेल के ऊपर औरत की फ़ोटो लगी है, फीमेल फ़ोटो लगी है, बट इट डजंट मीन कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ है इसका सिर्फ और सिर्फ विक्टिम जो है वुमेन हो सकती है। नॉट एट ऑल। जो वायलेंस का विक्टिम है वो कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इससे इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, इसमें कोई जेंडर नहीं होता। वायलेंस की कोई वायलेंस का कोई रिलीजन नहीं होता, वायलेंस का कोई रंग व नस्ल जो है वो नहीं होती। वायलेंस वायलेंस होता है और इसका विक्टिम जो है वो कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर आप जो है मेल हैं या फीमेल हैं। सो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। सो ये जो वर्ड है माइग्रेंट विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ कंसेशन जो है, आज मैं ज़्यादा मेरी कोशिश होगी इस कंसेशन पॉलिसी के ऊपर जो है मैं बात कर सकूं। उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग जो हैं इस वक्त, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं यहाँ पे, या स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, या आप स्पाउस वीज़ा पे हैं, आप मैरिज करके यहाँ पे आए हैं। सो नॉर्मली तौर पे अगर हम मेन डोमेस्टिक वायलेंस केस की तरफ अगर हम जाते हैं, जो मेन डोमेस्टिक अब्यूज़ केस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे जो कंसिडरेशन जिसको कहते हैं वो आती है, या जहाँ पे जो मेन फोकस उनका होता है वो होता है कि जहाँ पे आप जो है किसी ब्रिटिश के साथ, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, या जो ईयू सेटलमेंट वाले थे, वो थर्ड आ जाता है जिनके पास इंडेफिनेट लीव टू रिमेन होता है, आईएलआर होता है। तो वहाँ पे आप जो है डीवी की मेन एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं, जो कि सेटलमेंट रूट की तरफ जाती है, आईएलआर की तरफ जाती है, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन आपको मिलता है अगर आप जो है सचमुच में विक्टिम हैं डोमेस्टिक वायलेंस के या डोमेस्टिक अब्यूज़ के। लेकिन ये जिस पॉलिसी की आज मैं जिक्र कर रहा हूँ इस वीडियो में आपके साथ जो शेयरिंग हो रही है उसमें ये है कि इट्स डजंट मैटर के जी के आप जो हैं सिर्फ किसी ब्रिटिश के स्पाउस हैं, ब्रिटिश के पार्टनर हैं, या आईएलआर होल्डर के पार्टनर हैं, या आप स्टूडेंट वीज़ा वाला के साथ में आए थे, आप हस्बैंड एंड वाइफ आए ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा, और यहाँ पे आके आपके अगर सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई, या आप जो है हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद आपकी सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह का इंसिडेंट हो गया कि अब आप के जो हैं सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं चल रही। सो उसमें जो है लॉ में चेंजेस आई हैं, जो लास्ट अक्टूबर गालबन, मैं अगर डेट गलत ना बोलूँ तो अक्टूबर 2024 से जो था ये चेंजेस आई थी, और अभी तक जो है बहुत से लोग जो हैं इससे अवेयर नहीं हैं। सो इसी वजह से मैंने आज का ये टॉपिक जो है ये चूज़ किया कि चूंकि बहुत सी हमारी बहनें जो हैं वो आती हैं, हमारे भाई जो हैं वो आते हैं। सो मैंने अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वायलेंस जो होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता, वायलेंस की कोई रंग व नस्ल नहीं होती। सो वायलेंस जो है ये कोई भी बंदा जो है इसका विक्टिम हो सकता है। इसमें ये लाजमी नहीं है कि हम कहें कि हमेशा से जो है औरत ही मज़लूम है और औरत ही हमेशा जुल्म सहती आई है, ऐसा नहीं है। आज की औरत जो है वो भी बाज़ का कम नहीं है, और आज का जो ज़ालम माशरा जिसको कहेंगे उसमें विक्टिम जो है वो इस वक्त जो मेल हैं वो भी हैं। सो इस वजह से जो जो इश्यूज़ आते हैं, लड़ाई झगड़ाई के इश्यूज़ आते हैं, उसमें कोई भी शख्स जो है वो विक्टिम हो सकता है, और ताली बाज़ का दोनों हाथों से बजती है, और बाज़ का सिर्फ एक शख्स पिसता है, और बाज़ का ऑब्वियसली वो एक अलहदा डिबेट है कि लड़ाई झगड़े क्यों शुरू हुए, कौन गलती पे था, किन्ने सौहरियां की गल सुन ली, किन्ने ਉਹਦੇ दोस्तां की गल सुन ली, किसकी क्या गलती थी।
आज हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे है कि अगर इस तरह की इश्यूज़ हैं, आप माइग्रेंट हैं, आप यूके में हैं एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग जो है डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है, आप घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, जो चाहे मेंटली टॉर्चर है, चाहे वो फाइनेंशियली टॉर्चर है, चाहे वो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, चाहे वो किसी भी तरह से जो है आपका कंट्रोल आपको किया जा रहा है, मे बी आपको सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, मे बी आपको जो है घर के अंदर जो है किसी ना किसी तरीके से जो है टॉर्चर किया जा रहा है, मे बी आप इन लॉज में रहते हैं, ससुराल की फैमिली है और उनकी ख़ानदान के लोग हैं, वहाँ पे आपको जो है जो दबाया जा रहा है, आपके ऊपर किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज़ करके आपको आपके मोराल को डाउन किया जा रहा है, आपको किसी न किसी तरीके से आपको आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है, जो आपकी एक रिस्पेक्टेबल आपका एक वे है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है। सो इस तरह की जब कोई सिचुएशन आती है, सो उसको कहा जाता है कि यू आर विक्टिम ऑफ ए डोमेस्टिक अब्यूज़, जो है डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। चपेट, सोना मुक्की, थप्पड़, कोई कुछ भी आप उसको जो है वो कह सकते हैं, जिसमें वायलेंस जो है वो क्रिएट हुआ। और अब्यूज़ में ये आ जाता है जो आपकी गंदी ज़ुबान है, जो गाली गलौज होती है। बहुत से जो हैं लोग जो हैं वो बाज़ हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनकी जो ज़ुबान है वो तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, कि जो आपको सामना करना जो है आपके लिए बाज़ का डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में ये है कि द माइग्रेंट जो है विक्टिम ऑफ ए डोमेस्टिक अब्यूज़ जो हैं, वो कंसेशन पॉलिसी के लिए जो है, जिसको MVDAC जो है वो कहा जाता है, MVDAC जो है, ये एब्रीवेशन है जी, माइग्रेंट विक्टिम ऑफ ए डोमेस्टिक अब्यूज़ कंसेशन पॉलिसी का। सो कैन प्रोवाइड जो वेरिएबल रूट्स होते हैं उनके लिए फॉर सेफ्टी एंड फॉर देयर इंडिपेंडेंस, जो है उनकी सेफ्टी के लिए जो है चाहे वो आप डॉक्टर के पास जाके, GP के पास जाके उनसे आप अपनी हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, या आप अपना, अगर आपका इस तरह के विक्टिम है तो आप पुलिस के पास जाके भी अपनी मदद जो है वो उसको ले सकते हैं। इसी पॉलिसी का जो एक्सक्यूज मी, इसी पॉलिसी का जो नाम है फॉर्मली, इसको इसको पहले जो था ये डेस्टिट्यूट जो कहा जाता है, जो फाइनेंशियली तौर पे आप जब मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, आप डेस्टिट्यूट हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन के लिए। पहले इसका नाम DDVC होता था, फिर उसको चेंज करके अभी जो है रिसेंट इसको MVDAC जो है वो कर दिया गया है। और उसमें जो है टेम्परेरी तौर पे जिसको कहते हैं इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है करंट इमिग्रेशन स्टेटस चाहे आपका जो भी हो, उसके मुताबिक जो है बाज़ का आपको डर ये होता है कि दूसरी पार्टी आपका वीज़ा जो है, आपका इमिग्रेशन स्टेटस को कैंसिल ना करवा दे, या आपका अगर अपना ही वीज़ा जो है वो ख़त्म होने की तरफ आ रहा है और आप इस तरह के विक्टिम बन रहे हैं, तो फिर आप जो है इस तरह की एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं, आप प्रोटेक्शन के लिए एक्चुअली आप जा रहे होते हैं, आप होम ऑफिस से रब्ता करते हैं और आप उनसे प्रोटेक्शन मांगते हैं कि जी मुझे आप जो है वो प्रोटेक्शन दें। सो इसमें अगर हम डोमेस्टिक अब्यूज़ की तरफ आते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ आते हैं, सो इस पॉलिसी के मुताबिक ये है, नंबर एक तो इसमें जो टेम्परेरी तौर पे आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है 90 डेज़ का, रफली 3 मंथ्स का जो है वो एक कंसेशन पॉलिसी के मुताबिक आपको, आप इसको वीज़ा कहना चाहें आप वीज़ा कह सकते हैं, लेकिन एक 3 मंथ्स का जो होता है, एक लिमिटेड टाइम का जो है आपको एक डिसीजन दिया जाता है, जिसको इनिशियल पीरियड वीज़ा कह सकते हैं आप। और इसमें परमिशन होती है, अलाउज यू टू अप्लाई फॉर एक्सेस टू पब्लिक फंड, जो है आपका कोई भी वीज़ा स्टेटस हो, चाहे आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट हैं या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर के डिपेंडेंट हैं या आप ब्रिटिश या EU वाले के डिपेंडेंट हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस जो है, लेकिन आप एक्सेस टू पब्लिक फंड्स जो होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते होते हैं। ऑब्वियसली वो एक उसका मीन्स टेस्ट होता है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो देखते हैं कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, या आपको फौरी तौर पर जो है किसी न किसी फाइनेंस की जो है वो सपोर्ट है, तो वो आपको उसके हवाले से जो है वो आपको एंटरटेन जो है वो करते हैं। और अगर हम EU सेटलमेंट स्कीम की तरफ से हम उसमें अगर हम बात करते हैं, तो उसमें ये आ जाता है कि जैसे किसी के साथ जो था आपका प्री सेटल स्टेटस था, आपका एज ए स्पाउस जो था, या एज ए सिविल पार्टनर था, या आपका ड्यूरेबल पार्टनर जो था रिलेशनशिप। ड्यूरेबल पार्टनरशिप रिलेशनशिप ये होता है कि जहाँ पे आपका किसी के साथ जो है कम से कम आप मिनिमम 2 ईयर्स से जो है आप साथ में रहते हैं, साथ में जो है वो एक तरह का आपका रिलेशन बना हुआ है, लेकिन
लेकिन ऑल तो आपके पास जो है कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि जी कि आपके पास कोई पेपर वर्क हो, कोई मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप दोनों जो है वो लिविंग टुगेदर जिसको रिलेशनशिप कहते हैं वो आता है। और इस तरह की सिचुएशन में भी जब आप विक्टिम होते हैं तो तब भी आप उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर वर्क रूट्स की अगर हम बात करते हैं, जिसको स्किल्ड वर्कर वीज़ा आज के ज़माने में कहा जाता है, फॉर अ माइग्रेंट विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है, सो उसमें भी कैटेगरीज जो है अंडर द इमिग्रेशन रूल्स जो है रिलेट टू वर्क जो है, वर्क मीन ये जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है। वाइल नॉट ऑल वर्क रूल्स जो है परमानेंट डिपेंडेंट पार्टनर्स जो हैं, ऑब्वियसली इसमें हम डिपेंडेंट वीज़ा की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इस रूट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पार्टनर्स जो है वो आपके साथ होता है और ड्यू टू इस तरह की अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से जो है वो इश्यूज़ अगर आ जाते हैं, आपका रिलेशनशिप जो है ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है और इमीडिएट बेसिस के ऊपर किसी को जो है वो अकोमोडेशन की या फंड्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो है एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कैन अ चिल्ड्रन बी इंक्लूडेड इन द एप्लीकेशन, जो है क्या जो बच्चे होते हैं क्या आप उसको भी जो है उस तरह की एप्लीकेशन में शामिल कर सकते होते हैं। सो टेक्निकली ऑब्वियसली जब आप विक्टिम हैं और बच्चे अगर आपके साथ में रहते हैं तो ऑब्वियसली आप भी उनको कर सकते हैं। एप्लीकेंट जो है कैन इंक्लूड देयर डिपेंडेंट्स जो हैं, अगर आपके बच्चे जो हैं वो अंडर 18 हैं और अगर ओवर 18 भी हैं, लेकिन वो ये है कि अगर वो आपके डिपेंडेंट हैं ऑन सम सर्कमस्टांसिस तो आप तब भी उनको ले सकते हैं। अदरवाइज इफ़ दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो थोड़ी सी सिचुएशन उसमें जो है वो डिफरेंट आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर वो ब्रिटिश के बच्चे हैं तो वो तो उनके पास तो फिर ऑब्वियसली ब्रिटिश सेटलमेंट या सिटीजनशिप होती है। लेकिन मैं आज ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नेक्स्ट किसी एपिसोड में जो है सिर्फ़ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस जो मेन एप्लीकेशन की तरफ जाता है, जहाँ पे आपका ILR का आपको सेटलमेंट स्टेटस मिलता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ की तरफ होता है, उस पे बात करेंगे। लेकिन आज मैं चूँकि उसमें जो है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के डिपेंडेंट हैं वो उस कैटेगरी में शामिल नहीं होते, जो स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स हैं वो उस कैटेगरी में शामिल नहीं होते, लेकिन उनके भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं। इस वजह से वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं आज उस टॉपिक पे नहीं जाऊँगा। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी टॉपिक पे रहेंगे कि आप किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं और आप इस तरह के विक्टिम बनते हैं तो आप जो है वो कंसेशन पॉलिसी जो है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। और इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है, इसको एक तो जो लीव होती है, इसको LOTR जिसको कहा जाता है, लीव आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल जो है उसके मुताबिक भी आप इसको एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन कंसेशन पॉलिसी जो है वो आपका लीगल राइट है। एंड फर्दर जो एप्लीकेशन आ जाती है डोमेस्टिक वायलेंस DVV की जो एप्लीकेशन है वो ऑब्वियसली बाज़ जो है वो LOTR जिसको कहेंगे, लीव आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक भी जो है वो आ सकती है। और उसमें यह है कि जो मेन एप्लीकेशन बाज़ आती है उसकी फ़ीस भी पे करना पड़ती है, लेकिन अगर आप एलिजिबिलिटी आपकी नहीं बनती तो आप उसमें जो है वो कंसेशन पॉलिसी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी का कौन कौन से हो सकते हैं? पार्टनर जो हैं विद द FM अपेंडिक्स वाले, FM अपेंडिक्स वो होता है जो ब्रिटिश के साथ, जो ILR वीज़ा होल्डर के साथ जब आप इसमें जो है पार्टनरशिप की बेस के ऊपर जो है आपने वीज़ा अप्लाई किया जाता है। सेकंड आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है पार्टनर अंडर अपेंडिक्स EU जो है, जिसको यूरोपियन यूनियन जो EU सेटलमेंट के बेस के ऊपर जब आप प्री सेटलमेंट केस के ऊपर होते हैं वहाँ पे भी आ जाती है। फिर पार्टनर ऑफ ए रिफ्यूजी ऑफ ए सेटल पर्सन, अगर आपका जो पार्टनर था उसके पास रिफ्यूजी स्टेटस था और आप उनके साथ में रहते थे और इस तरह की जो है आपकी सिचुएशन आ जाती है। सेकंड उसमें आ जाता है पार्टनर ऑफ इंडिविजुअल पे जो है प्रेजेंट एंड सेटल्ड विद ये जो पैराग्राफ 285 और 295E ऑफ पार्ट 8 जो है वो आ जाता है। आर्टिकल 8 की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कहा जाता है। फिर जो आजकल के ज़्यादातर इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं पार्टनर ऑफ ए वर्क जो है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं और स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स जो हैं उनके भी इस तरह के बहुत ज़्यादा, स्पेशली आज में अनफॉर्चुनेटली उनके आजकल जो है वो ज़्यादा इश्यूज़ हैं। पार्टनर ऑफ ए पर्सन विद अ परमिशन टू एंटर और स्टे विद अ वर्क वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, पार्टनर ऑफ ए पर्सन स्टडिंग इन द UK विद वैलिड लीव जो है परमिशन मस्ट अलाइन विद द ओरिजिनल वीज़ा रूट जो है ये नहीं कि आपने
जो था सडनली आप कहें कि जी कि वो स्टूडेंट है, मैं उसका पार्टनर हूँ, लेकिन ऑब्वियसली आपको एविडेंस अपनी दिखानी पड़ती है कि हम जो है वो उनके पार्टनर हैं। सो इस तरह की जब आपकी होती है सिचुएशन, तो जो है लीव आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल जो है फॉर 3 मंथ्स के लिए वो आपको इनिशियल स्टेज के ऊपर आपको वीज़ा देते हैं। और 3 मंथ्स का मतलब ये है कि टेम्परेरी स्टेटस अलाउ यू टू वर्क, आपको इजाज़त होती है कि आप अपना काम जो है वो उसको कर सकें। एक्सेस टू सर्टन बेनिफिट्स जो है, सर्टन बेनिफिट्स जो हैं आप उनको भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लीव आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स का इंश्योर यू रिमेन लॉफुली इन दी कंट्री, जो है आप कंट्री में जो है वो लॉफुल ही रहते हैं। वाइल अरेंज फर्दर परमिशन जो है, फिर जो भी आपकी उसके मुताबिक, आपकी सिचुएशन के मुताबिक, आपकी केस के मुताबिक, आपके आपके हालातों के मुताबिक जो है, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक जो है फिर आप या अगर आप किसी और वीज़ा में स्विच करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अगर आप कंट्री लीव करना चाहें वो कर सकते हैं। इफ़ यू आर स्टिल विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़, तो फिर आप जो है उनको जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी कि हमारी इस तरह की सिचुएशन है। इसी टॉपिक के ऊपर जो है मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर दोबारा मैं आपसे बात करूंगा, और उसमें हम बात करेंगे अप्लाइंग फॉर अ फर्दर इमिग्रेशन परमिशन जो है, क्या इसके बाद हम फर्दर जो परमिशन के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं, क्या मेरी जो 3C लीव है क्या वो कंटिन्यू जो है वो रहेगी, कौन कौन से एक्सेस टू बेनिफिट्स जिसको कहेंगे पब्लिक बेनिफिट्स जो है वो मैं किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं या ले सकते हैं, और सेक्शन 3C लीव और उसकी जो असिस्टेंस या बाकी चीज़ें जो है उसमें किस तरीके से आगे चला जाता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो लाजमी जो है वो कमेंट्स कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली बहुत से हमारे दोस्त जो हैं वो वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, और उनके चूँकि रेलिवेंट नहीं होती। लेट्स से अगर आज की वीडियो जो है किसी स्किल्ड वर्कर वीज़े वाली की है तो उसका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह की वीडियोस को अपने जो भी आपका सोशल मीडिया सर्कल होता है अगर आप उस पर उसको शेयर करते हैं या आगे दोस्तों तक भेजते हैं तो बाज़ बहुत से लोगों की मदद होती है। उसकी वजह यह है कि बाज़ मुझसे जब लोग मिलते हैं वो बताते हैं कि हमें आपकी फ़लाँ वीडियो से जो था बड़ी हेल्प मिली, और इसके ऊपर मैं बाकायदा जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, वो एक साहब थे, वो रेडी टू सुसाइड थे, और उन्होंने फिर एक मेरी वीडियो देखी और उसके बाद उनको जीने की उनके अंदर एक ताकत आई, और उसकी मैं क्या स्टोरी थी वो मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग, गुड नाइट।